प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार एक पत्र द्वारा एक कार्यालय अपने उच्च कार्यालय को पत्र लिखते हैं कि हमें हमारी खर्च सीमा बढ़ाई जाए, और वह पत्र किस प्रकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और मंत्रालयिक जो अधिकारियों द्वारा होते हुए आगामी बैठक में विचार विमर्श किए जाने तक पहुंचता है। आइए देखते हैं इस उसी पत्र में आगे क्या कार्रवाई होती है। पिछली बार हमने देखा था कि दिल्ली कार्यालय द्वारा मुंबई कार्यालय द्वारा चाहे गए मोबाइल बिल के खर्च की बढ़ोतरी के विषय को आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाना है। अब उस बोर्ड की बैठक की तैयारी हेतु अब आते हैं, सबसे पहले आता है कार्यसूची, या जिसे कहा जाता है एजेंडा। कार्यसूची क्या है? किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नकों के साथ एंक्लोजर लगाते हैं सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप में भेजी जानी चाहिए, ताकि जो लोग आने वाले हैं उस बैठक में वे पूरी तैयारी के साथ आ सके। अब देखिए, इसमें पिछली कक्षा में हमने देखा था किस प्रकार बोर्ड में मुंबई कार्यालय द्वारा किए जाने वाले व्यय की बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव रखा जाना है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कार्यसूची में इस प्रकार से लिखा जाता है, और उस कार्यसूची का तात्पर्य उस बैठक में कौन-कौन से विषयों पर बात होगी। जैसे इसी प्रसंग में हम बात करें तो सबसे पहला उसके अंदर होगा विगत बैठक का जो कार्यवृत्त है। कार्यवृत्त जिसे कहते हैं मिनट्स। कोई भी बैठक होती है उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है पिछली बैठक में जो विचार विमर्श हुए हैं उस विचार विमर्श की संपुष्टि, या जिसे कहते हैं अनुमोदन। सबसे पहले अनुमोदन होता है, उसके बाद दूसरा उसके अंदर बिंदु लिखा जाता है कि पिछली बैठक में जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों की अनुपालना कितनी हुई है, नहीं हुई है, उन सब की समीक्षा की जाती है। इन दो बिंदुओं के बाद इस बैठक में किए जाने वाले समस्त जो निर्णय हैं या जो विषय हैं उन विषयों को क्रमशः लिखा जाता है, क्रमशः 3, 4, 5, और अंतिम बिंदु जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विमर्श। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी कार्यसूची है उसमें 3 बिंदु अनिवार्य तो होते हैं। प्रथम 2 बिंदु क्रमशः पिछली बैठक के मिनट्स का अनुमोदन, दूसरा पिछली बैठक में लिए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, और अंतिम बिंदु अध्यक्ष की अनुमति से कोई विचार विमर्श हो तो। इस प्रकार यह कार्यसूची उस बैठक में आने वाले समस्त सदस्यों को भेजी जाती है ताकि वे अपनी पूरी तैयारी के साथ आ सके। जो सब सदस्य जब आ जाते हैं उसके बाद जब बैठक होती है और बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को उस पूरी रिपोर्ट को जो लिखा जाता है उसे कहते हैं कार्यवृत्ति या कार्यवृत्त, जिसे अंग्रेजी में मिनट्स भी कहा जाता है। उस मिनट्स को लिखने में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सबसे ऊपर इसमें आएगा दिनांक, इस दिनांक को इस विभाग की कौन सी बैठक है उस बैठक के बारे में। जैसे मान लो इस संदर्भ में बात की जा रही है, इस दिनांक को अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यवृत्त, अर्थात उस बैठक में जो जो निर्णय हुए उसके बारे में यहाँ संक्षेप में लिखा जाता है। सबसे पहले जिस तिथि को लिखा जाता है उसके बारे में जानकारी, उसकी अध्यक्षता किसने की उसके बारे में जानकारी, और उसके उपरांत उस बैठक में जितने सदस्य उपस्थित रहे उन सभी सदस्यों का पद क्रम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात उच्च पदाधिकारी सबसे ऊपर और क्रमशः उनके अधीनस्थ कर्मचारी जितने भी हैं नीचे पद वाले वो क्रमशः नीचे आते हैं। और इस मिनट्स में और कार्यवृत्त में जो लिखा जाता है उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है पिछली बैठक का जो कार्यवृत्त रहा है, पिछली बैठक का जो मिनट्स है उसका अनुमोदन किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। दूसरा बिंदु, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा कि कार्यसूची के अंदर जितने विषय हैं उन्हीं विषयों को बिंदुवार लिखा जाएगा। जैसे कार्यसूची का पहला विषय था विगत बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि अनुमोदन, तो यहाँ पहला बिंदु ये लिखा जाएगा पिछली बैठक का जो कार्यवृत्त है
उसका अनुमोदन होगा। दूसरा, उस पिछली बैठक में लिए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा क्या हुई है, नहीं हुई है, वो लिखा जाएगा। उसी प्रकार क्रमशः जो बिंदु कार्यसूची के अंदर थे, उन्हीं बिंदु को क्रमशः क्या-क्या विचार विमर्श हुआ, वो पूरा लिखा जाता है। और अंतिम में उन समस्त बिंदुओं के बाद अंतिम में लिखा जाता है कि यह जो बैठक है, इस बोर्ड की बैठक है, आगामी बैठक कब होगी और कहाँ होगी। और जब इस बोर्ड की मीटिंग में या इस बैठक में निर्णय कर लिया जाता है, जो भी निर्णय होते हैं, उन्हें 2 प्रकार से सार्वजनिक किया जाता है। एक तरीका होता है सबसे पहला प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या है? इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय को आम लोगों तक पहुंचाया जाना है या सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाना है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह भेजा जाता है। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो भी निर्णय लेता है, उसे इसी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही जन साधारण तक पहुंचाया जाता है। इसमें यदि कोई निर्णय में विलंब भी हुआ है, तो उसके कारण और उससे होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे आप देखिए, इस बैठक की प्रेस विज्ञप्ति को देखिए, सबसे ऊपर इसके अंदर जो शीर्षक बनेगा, वो होगा जो निर्णय लिया गया है, वो संक्षेप में। जैसे इसमें निर्णय लिया था, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड के कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। ये मूल उसका उद्देश्य था, वह आ गया। उसके बाद क्रमशः पैराग्राफ में वह लगातार बात रखी जाती है कि किस प्रकार इस बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया है कि इनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाए। क्यों लिया गया, वो भी लिखा जाता है। कुछ समय से कुछ संस्थान ये मांग कर रहे थे। और इस प्रकार अगले पैराग्राफ में उन सब बातों का सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद जो निर्णय लिया, उसके बारे में बात की जाती है। एक और तरीका इसमें होता है, वो होता है परिपत्र। जहाँ प्रेस विज्ञप्ति जो होती है, प्रेस विज्ञप्ति जनसाधारण के लिए होती है, वहीं परिपत्र होता है अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में लागू करने संबंधी जो निर्देश दिए जाते हैं, इसे हम परिपत्र कहते हैं। इसका फॉर्मेट भी वही है, सबसे ऊपर विभाग का नाम, बाईं तरफ पत्रांक, दाईं तरफ दिनांक और बीचों बीच उसके बाद लिखा जाता है परिपत्र। परिपत्र के बाद उसका विषय लिखा जाता है। जैसे विषय इसमें लिखा गया है, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। इसके उपरांत परिपत्र की भाषा बहुत संक्षिप्त होती है, लेकिन संदर्भ और प्रसंग सहित पूरी बात इसमें रखी जाती है। जैसे देखिए, इस परिपत्र में महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक इतने इतने को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। इसमें यह बताया जाता है कि पुराने परिपत्र में क्या कहा गया था। जैसे उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल पर होने वाले व्यय की सीमा को 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। उसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा जो मांग हुई, उसका विषय लिखा जाता है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया और पुनर्विचार करने के उपरांत जो निर्णय लिया गया, वह लिखा जाता है। उसके बाद तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपये प्रति माह होगी। और उसमें यह भी लिखा जाता है कि इस संशोधन के अलावा जो अन्य नियम हैं, प्रावधान है, वो पूर्ववत रहेंगे। और अंत में लिखा जाता है यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं, उनको जब क्रियान्वित करने की जो बात की जाती है, वह परिपत्र के माध्यम से की जाती है। जहाँ जन सामान्य को बात स्पष्ट करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लिया जाता है, वहीं अधीनस्थ कार्मिकों और विभागों द्वारा इसके अनुपालना हेतु परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है, उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र रूप में जारी किया जाता है, जिसमें इस निर्णय को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार किसी बैठक में शुरू होने से पूर्व जो विषय निर्धारित होते हैं और सब सदस्यों को भेजे जाते हैं, वह स्वरूप कहलाता है कार्यसूची, या जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में एजेंडा। और उस बैठक में लिए निर्णयों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखा जाना, वह कहलाता है कार्यवृत्ति या कार्यव्रत, जिसे मिनट्स भी कहा जाता है। और जब किसी बैठक में निर्णय किया जाता है, उसको 2 प्रकार से सामने लाया जाता है। जन सामान्य के लिए जो माध्यम है, वह है प्रेस विज्ञप्ति, और उसी निर्णय की अनुपालना के लिए
अधीनस्थ विभागों, अन्य विभागों को जो भेजा जाता है, उसका नाम होता है परिपत्र। यह समस्त सामग्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। धन्यवाद।